एक हफ्ते के शारीरिक प्रशिक्षण के बाद फ्रेशमैन को अचानक एक नया नोटिस मिला। अब उन्हें फील्ड ट्रेनिंग शुरू करनी थी। फील्ड ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? छात्रों ने हैरान होकर प्रशिक्षक से पूछा। प्रशिक्षक, जिसके मुंह में एक घास की तिनकी थी, उन्हें घूरते हुए बोला, तुम लोग अपने आप को टॉप स्टूडेंट कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि फील्ड ट्रेनिंग क्या होती है। पिछले कुछ दिनों की बातचीत के बाद प्रशिक्षक और छात्रों के बीच थोड़ी अपनापन आ गया था, इसलिए वो कभी कभी मजाक में भी बात करता था। छात्र मुस्कुराते हुए बोले, सर, अब पहेली मत पूछो, बस सीधा बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनो, मुझे शर्मिंदा मत करना। फिर प्रशिक्षक ने समझाया कि फील्ड ट्रेनिंग क्या होती है। स्टाइल यूनिवर्सिटी के पास एक पुराना सैन्य शिविर था, जिसमें कुछ प्रशिक्षण उपकरण मौजूद थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगने लगा था कि हर साल आने वाले नए छात्रों की शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति घटती जा रही है। इसलिए उन्होंने उस सैन्य शिविर से संपर्क किया और तय किया कि नए छात्रों को वहां फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये सुनकर सभी छात्र उत्साहित हो गए। पूरे लॉक्सटन शहर में सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के छात्रों को शूटिंग का अभ्यास करने का मौका मिलता था। बाकी कॉलेजों में तो धूप में मार्च करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता था। अब अगर स्टाइल यूनिवर्सिटी के छात्रों को असली फील्ड ट्रेनिंग का अनुभव मिलने वाला था, जहां वे बंदूक चलाना और सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल सीख सकते थे, तो इससे रोमांचक बात और क्या हो सकती थी। प्रशिक्षक ने उनके उत्साहित चेहरों को देखा और उसकी आंखों में एक चालाक सी मुस्कान आई। बाकी किसी ने उस मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कैथरीन ने साफ देख लिया। वो मन ही मन बोली, बेचारे, अभी तो बड़े खुश हैं, बाद में सब सीखेंगे। सुबह के हल्के अभ्यास के बाद छात्र सैन्य वाहनों में बैठकर पास के शिविर की ओर निकल पड़े। झुलसाती धूप भी उनकी उत्सुकता को कम नहीं कर पाई। सबके मन में बस ये जिज्ञासा थी कि यह रहस्यमय कैंप कैसा होगा। जैसा उम्मीद थी, फील्ड ट्रेनिंग का पहला भाग था टारगेट शूटिंग, निशानेबाजी। लेकिन यह ऐसा नहीं था कि सबको बंदूक दे दी गई और वे मनमर्जी से चलाने लगे। उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था और हर समूह को बारी बारी से शूटिंग करनी थी। प्रशिक्षक पीछे हाथ बांधकर चिल्लाया, अगर निशाना सही लगाना है तो बंदूक सही तरीके से पकड़नी होगी। पहला समूह आगे बढ़ा। झुलसती धूप में सबने राइफल कंधे पर रखी और एक घुटने पर झुककर स्थिर हो गए। शर्त कठिन नहीं थी, बस यह मुद्रा 10 मिनट तक बनाए रखनी थी। शुरुआत में सबको आसान लगा, लेकिन कुछ मिनटों में ही हालत खराब होने लगी। 1-2 मिनट तक तो सब टिके रहे, लेकिन 5वें मिनट तक आधे छात्र हार मान गए। कोई भी 10 मिनट तक नहीं टिक पाया। कैथरीन ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। उसने प्रशिक्षक से कहा कि उसे हीट स्ट्रोक हो गया है और वो किनारे जाकर बैठ गई। बाकी छात्रों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कह सकें। सब जानते थे कि प्रशिक्षक बिना प्रमाण के किसी को आराम नहीं करने देता। इसलिए सबने मान लिया कि कैथरीन को सच में हीट स्ट्रोक हुआ है। पहले राउंड की असफलता के बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ। प्रशिक्षक ने घोषणा की, जब तक पूरा क्लास 10 मिनट तक बंदूक पकड़ने का अभ्यास पूरा नहीं करता, कोई शूट नहीं करेगा। जो क्लास पहले पास होगी, उसे सबसे पहले शूटिंग का मौका मिलेगा। अब ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि क्लासों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई। छात्रों के भीतर जोश उमड़ पड़ा। जो पहले 3 मिनट में हार मान रहे थे, अब 5 मिनट तक डटे रहे। धीरे धीरे आधे छात्र 10 मिनट तक टिकने लगे। 2 और राउंड के बाद ईआई क्लास सबसे पहले पास हुई और शूटिंग की अनुमति मिल गई। तकनीकी रूप से देखा जाए तो मेडिकल क्लास को जीतना चाहिए था, क्योंकि वे रोज व्यायाम करते थे और शरीर से मजबूत थे। फिर ईआई क्लास कैसे आगे निकल गई? मेडिकल क्लास के क्लास लीडर को यकीन नहीं हुआ। वो आकर पूछने लगे, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? ईआई क्लास के छात्रों ने गर्व से जवाब दिया, हमारी क्लास में एक जीनियस है, कैथरीन स्वॉन। उसने हमें एक खास ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई है, जिससे पसीना भी कम आता है और ऊर्जा भी बचती है। ये सुनकर मेडिकल क्लास के छात्र हैरान रह गए। क्या सच में ऐसी तकनीक होती है? वे सब कैथरीन के आसपास इकट्ठा हो गए और उससे वह तरीका सीखा। कुछ देर बाद वे लौटे उलझन में, पर प्रभावित। ईआई क्लास को इस बात पर गर्व हुआ। मेडिकल क्लास के छात्र हमेशा उन्हें नीचा दिखाते थे, कहते थे कि वे सिर्फ बिना उपयोग वाली मशीनें बनाते हैं, जबकि वे मानव शरीर और बीमारियों का इलाज खोजते हैं। लेकिन अब वही छात्र कैथरीन की तकनीक नहीं समझ पाए। यह उनके लिए बहुत मजेदार था। आखिरकार शूटिंग शुरू हुई। हर छात्र को 10 गोलियां दी गईं और निशाने पर अभ्यास करने का मौका मिला। टारगेट पर 10 रिंग थी, हर रिंग 1 अंक की। कुछ छात्रों ने स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और 80 तक अंक जुटा लिए, जबकि कुछ 20-30 पर ही रह गए। लेकिन जैसे ही कैथरीन शूटिंग रेंज पर गई, परिणाम सबको चौंका गए। स्कोर देखने गए छात्र ने रिपोर्ट पढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप स्कोर कार्ड प्रशिक्षक को थमा दिया। सर, कृपया खुद देख लीजिए। प्रशिक्षक ने कार्ड पर नजर डाली और ऊंची आवाज में पढ़ा, 0 अंक। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। 0 पॉइंट्स, यानी हर गोली निशाने से चूक गई थी। सबको लगा था कि कैथरीन चाहे टॉप्स को न करे, कम से कम पासिंग मार्क्स तो ले ही लेगी। आखिर वह फिट थी और अभ्यास में अच्छी भी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि उसका निशाना इतना खराब होगा। सबसे ज्यादा खुश कौरी था। वह ठहाका लगाते हुए बोला, ओह, तो हमारे टॉपर मैडम को भी कुछ नहीं आता। मैंने तो सोचा था तुम्हें एक्स्ट्रा ब्रेन लगा है, पर लगता है नहीं। हा हा हा। कैथरीन ने बस ठंडी निगाह से उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा।
पहले जो छात्र कॉरी के लिए सहानुभूति रखते थे अब उसे देखकर नफरत महसूस करने लगे। आखिर कौन उस इंसान से सहानुभूति रखेगा जो दूसरों की असफलता पर खुशी मनाता है। कॉरी की ताने भरी बातों का कैथरीन पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके सहपाठियों ने ही जल्दी से कॉरी को उसकी जगह दिखा दी। कॉरी झेपकर चुपचाप वहां से निकल गया। जितनी बदतमीजी उसने दिखाई थी उतनी ही शर्मिंदगी उसका हक भी थी। डिलन ने देखा कि कैथरीन किनारे बैठी आराम कर रही थी। उसने जानबूझकर 2 बार खांसकर उसका ध्यान खींचा। कैथरीन ने धीरे से आंखें खोली और उसकी ओर हल्की सिकुड़ती नजर डाली जिससे डिलन का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वहां बाकी छात्र न होते तो शायद वह तुरंत माफी मांग लेता कि उसने उसकी नींद तोड़ी। धीरे से आवाज नीची करते हुए डिलन बोला, एम्स स्वॉन, कोई आपको ऑफिस में बुला रहा है। कैथरीन ने भौहें चढ़ाई और उसकी ओर देखा। नजर में कोई भावना नहीं थी, फिर भी डिलन का दिल एक पल को थम गया। इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे बस आदेश मिला है, पता नहीं किसने दिया। डिलन ने जल्दी से सफाई दी। कैथरीन जानती थी कि डिलन उससे झूठ नहीं बोल सकता। कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जिसके पास इतना प्रभाव हो कि वो सीधे मिलिट्री कैंप तक पहुंच सके। वह डिलन पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। धीरे से उठी, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बोली, ठीक है, रास्ता दिखाओ। कैथरीन के मान जाने पर डिलन ने राहत की सांस ली, मानो किसी बड़ी मुसीबत से बच गया हो। ट्रेनिंग ग्राउंड से ऑफिस तक 5-6 मिनट का रास्ता था। झुलसाती धूप में दोनों साथ चलते रहे जब तक वे ऑफिस के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। दरवाजे के सामने पहुंचकर डिलन रुक गया। एम्स स्वॉन, अब आप अंदर चली जाइए, मुझे वापस ट्रेनिंग फील्ड जाना है। उसे यही निर्देश मिला था। ठीक है, कैथरीन ने धीमे स्वर में कहा और ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए। वह जानना चाहती थी कि यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है। ऑफिस के पर्दे गिरे हुए थे, अंदर हल्की अंधेरा था। कैथरीन सहजता से अंदर गई, तभी उसने पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस की। वह तुरंत पलटी, पर एक काली परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। वह संभल भी नहीं पाए और उसे दबा दिया गया। धीरे से दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ बंद हुआ और उसी पल वह दरवाजे से सट गई। तुम विरोध नहीं कर रही? ब्रैंडन की गहरी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। उसकी सांसें कैथरीन के गालों को छू रही थीं, जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। हल्की रोशनी में कैथरीन के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। ब्रैंडन की आवाज धीमी थी, लेकिन कैथरीन की उससे भी ज्यादा मुलायम। विरोध? जब इतना आकर्षक आदमी मेरे सामने खड़ा हो तो विरोध करने की क्या जरूरत है? ब्रैंडन हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज पुराने ग्रामोफोन की धुन जैसी मोहक थी। अगले ही पल कैथरीन ने पलटकर ब्रैंडन को दरवाजे से लगा दिया। उसने अपनी उंगली से उसका ठोड़ी ऊपर उठाया ताकि वह उसकी ओर देखे। उसका अंदाज आत्मविश्वासी था, लेकिन साथ ही बेहद आकर्षक भी। उसने सिर झुकाया, ब्रैंडन की नाक के पास हल्की सांस छोड़ी और धीमी आवाज में बोली, मुझे तो यही तरीका पसंद है। ये कहते ही उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। ये चुंबन बिजली की तरह तेज और गहरा था। अगर ब्रैंडन का आत्मसंयम मजबूत न होता तो शायद कैथरीन आज इस कमरे से बाहर न निकल पाती। वह जानता था कि कैथरीन अभी ट्रेनिंग में है, इसलिए उसने कुछ क्षण बाद खुद को रोक लिया। कैथरीन आराम से उसके सीने पर सिर रखकर उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। आज यहाँ क्यों आए हो? उसने धीरे से पूछा। ब्रैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा था। शब्द कम थे, पर भावना सच्ची थी। कोई वजह नहीं, बस उसे देखने की चाह थी। दोनों कुछ देर यूं ही बात करते रहे, जैसे कोई विवाहित जोड़ा रोजमर्रा की बातें कर रहा हो। कैथरीन बोली, स्कूल का खाना बुरा नहीं है, अब उसकी आदत हो गई है। कैंप का खाना भी ठीक है, कासिया जैसा स्वाद है। ब्रैंडन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कोमलता और स्नेह भरा था। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। अच्छा है, अगर तुम्हें पसंद है। कैथरीन यह नहीं जानती थी कि पहले स्टाइल यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया का खाना बहुत औसत था, लेकिन ब्रैंडन ने पहले ही रसोई बदलवा दिए थे। अब वहां 5 सितारा होटल के शेफ काम कर रहे थे। यहाँ तक कि सैन्य शिविर का खाना भी उसी स्वाद का था जैसा कासिया के उसके पसंदीदा रेस्तरां में मिलता था, क्योंकि वहां के रसोई भी ब्रैंडन ने ही नियुक्त किए थे। वो उसके लिए हर संभव कोशिश करता था और कैथरीन को इसका पता तक नहीं था, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत भी नहीं थी। ब्रैंडन का मकसद बस इतना था कि वह खुश रहे। दिन बीतते गए, फिजिकल ट्रेनिंग जारी रही। कैथरीन ने अब भी ध्यान आकर्षित करने की कोई कोशिश नहीं की। ब्रैंडन अपने बिजनेस में व्यस्त था, इसलिए दोनों बस 1 घंटे साथ बिता सके और फिर अलग हो गए। रुखसती से पहले ब्रैंडन ने उसके बालों पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, जब फिजिकल ट्रेनिंग खत्म होगी मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद स्कूल छात्रों को 2 दिन की छुट्टी देने वाला था। कैथरीन ने इस बार बिना तर्क किए सिर हिला दिया। ठीक है। ब्रैंडन ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और दोनों फिर अपने अपने कामों में लग गए। 2 दिन की व्यावहारिक ट्रेनिंग के बाद स्कूल ने मिलिट्री ट्रेनिंग गेम्स आयोजित करने की योजना बनाई, जहां अभ्यास को प्रतिस्पर्धा में बदला जाना था। हर क्लास को 10 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना था, हर इवेंट में कम से कम 10 प्रतिभागी। कैथरीन को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने भाग नहीं लिया। उसकी हाल की परफॉर्मेंस देखकर याई क्लासमेट यूनियन की अस्थायी अध्यक्ष सोफिया मिला ने भी उसे नामांकन के लिए नहीं कहा। आखिर जो लड़की शूटिंग में 0 लाई थी, उसे कौन शामिल करता?
दोपहर में जब रजिस्ट्रेशन लिस्ट जारी हुई तो याई क्लास में हलचल मच गई। अमीलिया सबसे पहले कैथरीन के पास पहुंची और अविश्वास से बोली, कैथी, तुम कमाल हो, तुमने 5 इवेंट्स के लिए नाम लिखा है, शूटिंग समेत। क्या तुम सच में पक्की हो? सिर्फ अमीलिया ही नहीं, पूरी क्लास कैथरीन की ओर हैरानी से देख रही थी। कैथरीन कुछ पल के लिए उलझ गई। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुमने क्या कहा? कैथरीन की प्रतिक्रिया देखकर अमीलिया समझ गई कि उसे अब तक कुछ भी समझ नहीं आया है। कैथरीन, मेरे साथ चलो, अमीलिया ने कहा। वो उसे नोटिस बोर्ड तक ले गई जहां मिलिट्री ट्रेनिंग गेम्स की रजिस्ट्रेशन लिस्ट लगी थी। उसमें सभी प्रतियोगिताएं और प्रतिभागियों के नाम लिखे थे। कैथरीन ने एक नजर डाली और देखा कि उसका नाम कई प्रतियोगिताओं में दर्ज था। अगर भाग लेने की संख्या पर कोई सीमा न होती तो जिसने ये किया था शायद उसे हर इवेंट में दर्ज कर देता। अमीलिया जानती थी कि कैथरीन ने खुद ये नामांकन नहीं किया, किसी ने जानबूझकर उसके साथ गड़बड़ की है। ये सोचकर अमीलिया का गुस्सा बढ़ गया। कैथरीन, हमें इंस्ट्रक्टर को बताना चाहिए, हम उन चालबाजों को सफल नहीं होने दे सकते, अमीलिया ने कहा। लेकिन तभी डिलन वहां आया और बोला, एक बार नाम दर्ज हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब साफ था, अमीलिया को इसे बदलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कैथरीन कुछ नहीं बोली, पर अमीलिया नाराज हो गई। सर, ये तो ठीक नहीं है, उसने विरोध किया। डिलन ने सख्ती से कहा, नियम तो नियम होते हैं। अगर हर कोई यह कहकर अपना नाम रद्द करवाने लगे कि उसने खुद साइन अप नहीं किया तो प्रतियोगिता कैसे चलेगी? अमीलिया ने होंठ काटे और चुप हो गई। आखिरकार कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता है, मैं भाग लूंगी। कैथरीन के सहज रवैये से अमीलिया ने राहत की सांस ली। वह पास आकर धीरे से बोली, ठीक है, बस इसे एक खेल की तरह लेना, जीत हार की चिंता मत करना। अमीलिया जानती थी कि कैथरीन की पिछली ट्रेनिंग परफॉर्मेंस देखकर उसके लिए प्रतियोगिता पूरी करना भी मुश्किल होगा, जीतना तो दूर की बात थी। जब बाकी छात्रों को पता चला कि कैथरीन भी भाग ले रही है तो वे सब उसके आसपास आकर उसे हौसला देने लगे। अमीलिया जानती थी कि कैथरीन ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए उसने बाकी छात्रों को रोक दिया ताकि वे कैथरीन को परेशान न करें। फिर उसने गुस्से में कहा, आखिर वो कौन घटिया इंसान है जिसने चोरी छिपे कैथरीन का नाम लिखा? उसे पता है कि कैथरीन इन चीजों में अच्छी नहीं है, फिर भी उसने ऐसा किया ताकि वो सबके सामने उसका मजाक बना सके। अमीलिया के शब्दों ने बाकी छात्रों में भी न्याय की भावना जगा दी। सबको लगा कि कैथरीन के साथ नाइंसाफी हुई है और उन्हें उसका साथ देना चाहिए। ये तो बेहद नीच हरकत है, हमें इस इंसान को उजागर करना होगा। कैथरीन ने एक कोने में खड़े कौरी की ओर देखा, जिसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। उसकी नजरों में हल्की सी मुस्कान आई। उसने उठकर उन छात्रों को रोका जो अब इंस्ट्रक्टर के पास जाने को तैयार थे। जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्टर ने पहले ही कहा है कि नियम नहीं तोड़े जा सकते। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो बस उन्हें मुश्किल में डालेंगे। उसकी बात सुनकर अमीलिया ने भी वही दोहराया जो इंस्ट्रक्टर ने कहा था। अब बाकी छात्र कैथरीन को दिलासा देने लगे, चिंता मत करो कैथरीन, रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना चाहिए कि तुम सुरक्षित रहो। बिल्कुल सही कहा, जीत हार नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। कैथरीन, चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सबसे बेहतर हो। हाँ बिल्कुल। कैथरीन उन सबके सच्चे चेहरों को देखकर मुस्कुराई। उसे ये सब बहुत दिलचस्प लगा। उसे याद आया जब वह 8 साल की थी और कॉलेज के पहले साल में विसेंटे उससे मिलने आया था। उस वक्त उसकी कक्षा में सबसे बड़ा छात्र भी 16 साल का नहीं था और वह सबसे छोटी थी। विसेंटे ने जब उसका विश्वविद्यालय देखा था तो हैरान होकर कहा था, ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, ये तो किसी बच्चों के स्कूल जैसा है। तब कैथरीन को उसकी बात समझ नहीं आई थी। उसे लगता था कि वह तो देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, तो विसेंटे ऐसा क्यों कह रहा है। अब जाकर उसे समझ आया कि विसेंटे का मतलब क्या था। शायद इसी वजह से अपनी मौत से पहले विसेंटे ने उसे बुलाकर स्वॉन फैमिली की विरासत संभालने के लिए मजबूर किया था, ताकि वह न सिर्फ परिवार की परंपरा बनाए रखे बल्कि एक साधारण लड़की की जिंदगी का अनुभव भी करे। दोपहर में मिलिट्री ट्रेनिंग गेम्स आधिकारिक तौर पर शुरू हुए। पहला इवेंट था ट्रायथलॉन, जो कि काफी कठिन प्रतियोगिता थी। 5 क्लासों ने इसमें भाग लिया, जिनमें याई क्लास भी थी और कैथरीन उनकी प्रतिनिधि बनी। अमीलिया और बाकी सहपाठी मैदान के किनारे खड़े थे, हाथ में पानी की बोतल और तौलिया लिए कैथरीन का उत्साह बढ़ा रहे थे। कैथरीन, बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू। कैथरीन ने बोतल ली और एक घूंट लिया। तपती धूप में ये प्रतियोगिता और मुश्किल लग रही थी। अमीलिया ने कहा, कैथरीन, इसे बस एक गेम की तरह लो, हमें रैंकिंग से कोई मतलब नहीं, बस हीट स्ट्रोक मत होना। कैथरीन जानती थी कि उसके सहपाठी उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, बगल वाली मेडिकल क्लास से किसी ने ताना मारा, वाह, आत्मा जागरूक हो तुम लोग, पता है हारोगे, पहले इसे मान लिया है ना। मजेदार है। ये सुनते ही ईआई क्लास के सभी छात्र उसकी ओर देखने लगे। वो व्यक्ति था एल्वस हैरिंगटन, मेडिकल क्लास का छात्र और कैल्विन का अच्छा दोस्त। उसे गुस्सा था कि कैथरीन की वजह से कैल्विन को सजा मिली थी, इसलिए अब वह जानबूझकर कैथरीन और उसकी क्लास को नीचा दिखाना चाहता था। सभी की नजरें अपने ऊपर देखकर एल्वस सीधा खड़ा हो गया, चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी।
क्या हुआ? अगर चाहते हो कि मैं चुप रहूं, तो अपनी परफॉर्मेंस से साबित करो। अगर हार गए तो खुद ही चुप रहना। मेडिकल क्लास का जो छात्र ट्रायथलॉन में भाग ले रहा था, वह अपनी ताकत और फिटनेस के लिए जाना जाता था, इसलिए लगभग सबको यकीन था कि वही जीतेगा। ईआई क्लास के छात्र गुस्से में थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी खामोशी देखकर एल्विस और ज्यादा अकड़ गया। मैंने कहा था ना, तुम सब हारे हुए लोग हो, क्यों परेशान हो रहे हो? बस किनारे खड़े होकर देखो। तभी कैथरीन, जो ट्रैक पर खड़ी थी, वापस चली आई और बाड़ के पास खड़ी होकर एल्विस को देखा। उसकी आंखों में ठंडी तिरस्कार भरी थी। अगर तुम हार गए तो? उसने शांत स्वर में पूछा। एल्विस जोर से हंसा। हाँ, मजाक कर रही हो? हम हारेंगे। किससे हारेंगे? तुमसे। हा। कैथरीन का चेहरा एकदम शांत रहा। उसकी भौहें हल्की उठी, उसने हाथ सीने पर बांध लिए और उंगलियां लय में धीरे धीरे थपथपाने लगी। ज्यादा बकवास मत करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। बस ये बताओ, अगर तुम हार गए तो क्या होगा? एल्विस का घमंड कैथरीन के शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। ईआई क्लास के सभी छात्र कैथरीन के पीछे खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे थे, किसी ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। अमीलिया आगे बढ़ी और एल्विस की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, इतना उछल कूद मत करो जैसे कोई डरपोक बच्चा हो। बताओ, अगर तुम हार गए तो क्या करोगे? एल्विस को समझ आ गया कि ईआई क्लास भड़क चुकी है, इसलिए वह आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए बोला, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम लोग मेडिकल क्लास को नहीं हरा सकते। अगर किसी चमत्कार से तुम जीत भी गए, तो मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। कैथरीन आगे बढ़ी, हाथ बांधकर एल्विस के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर ठंडा सख्त भाव था। अगर मैं हार गई, तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम हारे? कैथरीन की बात पूरी होने से पहले ही एल्विस बीच में कूद पड़ा। अगर हम हार गए तो क्या? कैथरीन हल्के से हंसी। तो तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर गोबर खाना होगा। हिम्मत है क्या? आसपास खड़े सारे छात्र दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि शर्त इतनी गंभीर होगी। अगर कैथरीन हारती, तो उसे कॉलेज छोड़ना पड़ता, और अगर मेडिकल क्लास हारती, तो भले कॉलेज न छोड़ना पड़े, लेकिन सार्वजनिक रूप से गोबर खाने की बात उसकी बेइज्जती के लिए काफी थी। किसी ने आश्चर्य से कहा, कैथरीन ने तो गजब की शर्त रखी है। दिमाग है लड़की में। एल्विस का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसे पता था कि कैथरीन ने जानबूझकर उसे अपमानित किया है, लेकिन वह परवाह नहीं कर रहा था। उसे अपने जीतने का पूरा भरोसा था। ठीक है, मैं ये शर्त मानता हूँ, उसने कहा। कैथरीन ने उंगली उठाए और मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना, ये तुमने खुद कहा है। ये कहकर वह वापस ट्रैक पर चली गई। सीटी बजाने वाले मुख्य इंस्ट्रक्टर ने डिलन की ओर देखा, मानो आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। डिलन ने सिर हिलाकर इशारा किया कि प्रतियोगिता शुरू की जाए। उसने एल्विस की ओर देखा, जो अभी भी अकड़कर खड़ा था, और मन ही मन बोला, इसने एम्स स्वान को चुनौती दी है। इसकी हिम्मत तो काबिले तारीफ है, लेकिन अब ये पछताएगा। सामान्य ट्रायथलॉन से अलग मिलिट्री ट्रायथलॉन में कुछ और कठिनाइयां थी। दौड़, वजन उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना और बाधाओं को पार करना। हर हिस्सा ताकत, फुर्ती और टीम वर्क की परीक्षा थी। जैसे ही सीटी बजी, 5 प्रतिभागी एक साथ आगे दौड़े। कैथरीन बिजली की तरह निकली सीधा आगे, सबसे आगे। उसकी शानदार दौड़ देखकर ईआई क्लास के छात्र उत्साह से चिल्लाने लगे। एल्विस ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, हम्फ, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे विश्वास था कि दौड़ में थोड़ी बढ़त मिलना कोई बड़ी बात नहीं। कैथरीन की कद काठी छोटी थी, जबकि उसका साथी अधिक बलशाली था। लेकिन अगला चरण कीचड़ में वजन उठाकर बाधाएं पार करना कैथरीन के लिए असंभव था। इतने भारी टायर वह कैसे उठा पाएगी? एल्विस अभी मजाक उड़ाने ही वाला था कि अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कैथरीन ने दोनों हाथों से एक एक बड़ा टायर उठाया और ऐसे आगे दौड़ी मानो वो पानी की 2 बोतलें हों। बाकी प्रतिभागी अभी भी कीचड़ में जूझ रहे थे, लेकिन कैथरीन पहले ही उस हिस्से से निकल चुकी थी और तीसरा चरण भी पूरा कर चुकी थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि दर्शक ही नहीं, बल्कि कैंप में मौजूद सैनिक भी दंग रह गए। एक सैनिक डिलन के पास आया और हिचकते हुए बोला, सर, उसकी स्पीड तो आपसे भी तेज लग रही है। डिलन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उससे बेहतर कहाँ? उसकी तुलना मुझसे मत करो। डिलन कैथरीन की क्षमता से भली भांति वाकिफ था। वह जानता था कि कैथरीन ने अभी भी अपनी आधी ताकत रोकी हुई है। अगर वह पूरी ताकत से दौड़े, तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ ही मिनटों में कैथरीन ने फिनिश लाइन पार कर ली और टाइमिंग अधिकारी ने खुशी से चिल्लाया, उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बाकी 4 प्रतिभागियों में से 2 अब भी कीचड़ में संघर्ष कर रहे थे। कैथरीन ने शरीर से कीचड़ झाड़ा और शालीनता से भीड़ की ओर बढ़ी। एल्विस, जो कुछ देर पहले तक अकड़कर खड़ा था, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे भागना चाहता हो, लेकिन अमीलिया और बाकी छात्रों ने पहले ही उसका रास्ता रोक लिया। एल्विस घबराहट में बोला, तुम लोग क्या करने वाले हो? अमीलिया ने एक कदम पीछे हटते हुए रास्ता कैथरीन के लिए खोल दिया। कैथरीन आगे आई, चेहरा निर्विकार, आंखों में हल्की सी मुस्कान चमक रही थी। एल्विस अब कांपने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन इतनी ताकतवर और निडर होगी। अपनी आखिरी इज्जत बचाने के लिए उसने चिल्लाकर कहा, तुमने धोखा दिया। तुमने नहीं बताया था कि तुम इसमें इतनी अच्छी हो। एल्विस की बेहुदा बात सुनकर सबके चेहरे पर नफरत झलक गई।
यहाँ तक कि उसके अपने साथी भी शर्मिंदा थे। कैथरीन ने जेब में हाथ डाले शांत स्वर में कहा, धोखा। किसने कहा था कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ? क्या मैंने कभी कहा कि मैं हार जाऊंगी? वो कभी अपनी क्षमता के बारे में डींग नहीं मारती थी। यह एल्विस था जिसने मान लिया था कि वह कमजोर है और अब वही खुद मजाक बन गया था। कैथरीन के सवाल पर एल्विस के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर खामोश खड़ा रह गया। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइव स्ट्रीम का टाइम बताना मत भूलना। आसपास हंसी गूंज उठी और एल्विस शर्म से पानी पानी हो गया। ट्रायथलॉन अभी खत्म ही हुआ था कि अगली प्रतियोगिता शूटिंग शुरू हो गई। कैथरीन का नाम उसमें भी शामिल था। हालांकि सबने उसकी ताकत देखी थी, लेकिन अभी अभी इतनी कठिन दौड़ के बाद किसी को यकीन नहीं था कि वह बंदूक भी उठा पाएगी। सबको लगा अब बाकी टीम ही इसको संभाल लेगी। प्रतियोगिता शुरू हुई और कैथरीन पहले राउंड में तीसरे नंबर पर थी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब परिणाम घोषित हुए सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अमीलिया ने कानों पर हाथ रखे जैसे विश्वास ही न हो रहा हो। क्या क्या कहा आपने? जब सबकी नजरें उस जवान इंस्ट्रक्टर पर पड़ी तो वह थोड़ा झेप गया। उसने सिर के पीछे हाथ खुजलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, 10 रिंग्स 10 पॉइंट्स। कैथरीन ने अपनी पहली गोली में ही पूरा 10 पर निशाना लगाया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब हैरान थे। शुरुआत में सबको लगा कि ये बस किस्मत थी, लेकिन जब दूसरी और तीसरी गोली के नतीजे आए तो किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि कैथरीन बस भाग्यशाली थी। पूरी प्रतियोगिता में उसने एक भी निशाना नहीं चूका, हर बार ठीक 10 पर हिट किया। सबके चेहरे पर हैरानी थी, सिवाय डिलन के। वह जानता था कि अगर कैथरीन आंखें बंद करके भी शूट करे तो भी उसका निशाना सीधा 10 पर लगेगा। शूटिंग प्रतियोगिता खत्म हुई और कैथरीन ने आसानी से पहला स्थान जीत लिया। ये देखते ही एआई क्लास के सारे छात्र अमीलिया की अगुवाई में उसकी ओर दौड़ पड़े। वो सब उसे गले लगाकर बधाई देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कैथरीन ने एक ठंडी नजर उनकी ओर डाली, सब डरकर रुक गए। कैथरीन के अंदर से निकलती हुई ताकतवर आभा का वर्णन करना मुश्किल था। उसकी एक नजर ही किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी थी। सब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। आखिर में सबने अमीलिया को आगे धकेल दिया। कैथरीन की रूममेट होने के नाते वही सबसे उपयुक्त थी वो सवाल पूछने के लिए जो सबके मन में था। कैथरीन, तुम शूटिंग में इतनी शानदार कैसे हो? लेकिन पहले तुम। अमीलिया आखिरी 4 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन उसका चेहरा सब कह गया। कैथरीन ने ठंडे स्वर में पूछा, शानदार? अमीलिया ने आश्चर्य से कहा, अरे क्या तुम नहीं हो? सब 10 रिंग्स में निशाना लगाया। कैथरीन हल्का सा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। अमीलिया फिर बोली, कैथरीन, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि पहले निशाने क्यों चूके थे। कैथरीन ने भौहें चढ़ाई और सामने रखे शूटिंग डमी की ओर हल्की सी नफरत भरी नजर से देखा। वो चीज बहुत बदसूरत थी। उसका मतलब साफ था, वो इतनी बदसूरत थी कि उस पर गोली चलाना भी उसे व्यर्थ लगा। ये सुनते ही सब जोर से हंस पड़े। अगर कोई और ये बात कहता तो सब सोचते कि वो घमंडी है या पागल। लेकिन जब कैथरीन ने कहा तो सबको सचमुच लगा कि गलती उसी डमी की थी। शायद ये शूटिंग डमी के जीवन का सबसे अपमानजनक पल था। पहले निराश दिख रही एआई क्लास अब पूरी उम्मीद से भर उठी थी। किसी को नहीं पता था कि कैथरीन आगे क्या नया कमाल दिखाएगी। तीसरा इवेंट था पैरेलल बाज। इसमें लड़के लड़कियों के लिए कोई अलग वर्ग नहीं था, लेकिन आमतौर पर लड़कियां इसमें भाग नहीं लेती। पर कैथरीन अपवाद थी, उसे जबरन शामिल किया गया था और वह इस इवेंट की एकमात्र महिला प्रतियोगी बनी। पैरेलल बाज में बाहों की ताकत और सहन शक्ति की परीक्षा होती थी। बिना मजबूत बाहों के जीतना असंभव था, और ये तो सब जानते थे कि शारीरिक शक्ति में लड़के और लड़कियां अलग होते हैं। हालांकि कैथरीन ने पहले 2 इवेंट जीत लिए थे, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि वह ये तीसरा जीत पाएगी, सिवाय अमीलिया के। वह झंडा लहराते हुए चिल्लाई, सुपर कैथरीन, हम तुम पर विश्वास करते हैं, तुम कर सकती हो। किसी ने व्यंग्य से कहा, इतना चिल्लाने से जीत नहीं जाती। कैथरीन जितनी छोटी कद की है, उसके लिए जीतना नामुमकिन है। अमीलिया ने उसे घूरते हुए कहा, अगर कुछ अच्छा नहीं कहना है तो चुप रहो। देख लेना, कैथरीन ही चैंपियन बनेगी। लोग सोचने लगे कि अमीलिया शायद कैथरीन की सबसे बड़ी फैन है। प्रतियोगिता शुरू हुई। कैथरीन की पतली बाहें पैरेलल बाज पर ऐसे टिकी थी मानो उनमें चुंबक लगा हो, एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। जहां बाकी प्रतिभागी अपनी पूरी ताकत लगाकर बस टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, कैथरीन आराम से ऐसे लटकी थी जैसे कोई खेल खेल रही हो। आखिर में सब गिर गए, सिर्फ कैथरीन बची रही, पूरी सहजता से बाज पर टिके हुए। परिणाम साफ था, विजेता थी कैथरीन। तीसरी बार लगातार जीतने पर सबके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाह। उसकी बाहों की ताकत और फिटनेस देखकर सब दंग रह गए। इस बार अमीलिया को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी एआई क्लास ने खुद ही नारा लगाया, कैथरीन तुम बेस्ट हो, कैथरीन तुम हमारी आइडल हो। अब सिर्फ एआई क्लास ही नहीं, बल्कि दूसरे वर्गों के छात्र भी उत्साह से उसका नाम चिल्लाने लगे। प्रेसिडेंट निरीक्षण के लिए आया तो छात्रों का जोश देखकर चौंक गया। उसने शिक्षक से पूछा, क्या ये छात्र हमेशा इतने उत्साही रहते हैं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये छात्रा कैथरीन है, इसे अपनी कक्षा के सम्मान की बहुत परवाह है और ये सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
कैथरीन, प्रेसिडेंट ने दोहराया। वो उसे याद कर सका, वही नई छात्रा जो पढ़ाई में टॉपर थी। पहले तो वह सोच रहा था कि इतनी होनहार छात्रा कॉलेज के लिए परेशानी बन सकती है, पर अब उसे लगा कि कैथरीन न केवल मेधावी है बल्कि उसके संस्कार और स्वभाव भी उत्तम हैं। उसे खुशी हुई कि उसने पहले जिस लड़की ने कैथरीन को तंग किया था, उसे कॉलेज से निकाल दिया था, वह सही निर्णय था। कैथरीन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसने कॉलेज प्रेसिडेंट पर इतना अच्छा प्रभाव छोड़ दिया है। पैरेलल बाज के बाद कैथरीन ने 2 और इवेंट्स में जीत हासिल की। इस तरह उसने 5 में से 5 प्रतियोगिताएं जीत ली और EIE क्लास को पहले स्थान पर पहुंचा दिया, जिसे अब कोई हिला नहीं सकता था। कक्षा में उत्सव जैसा माहौल था। जो छात्र प्रतियोगिता में नहीं उतरे थे, वे सब कैथरीन को घेरे खड़े थे, आंखों में प्रशंसा और सम्मान भरा हुआ। कैथरीन, तुम गजब की हो। तुम पढ़ाई और खेल दोनों में सबसे बेहतरीन हो। नहीं नहीं, कैथरीन तो खूबसूरती और अक्ल दोनों में ही सबसे आगे है। पहले तो सबको लगता था कि कैथरीन घमंडी और दूर रहने वाली लड़की है, इसलिए उन्होंने उसे आइस क्वीन का उपनाम दे दिया था। पर अब सबको समझ आ गया कि वह बस शांत स्वभाव की है, घमंडी नहीं। इस प्रतियोगिता के बाद सबने उसकी विनम्रता और आत्मसंयम देखा और उसका सम्मान और भी बढ़ गया। आखिर कौन ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा जो ताकतवर भी हो और विनम्र भी। जब सब खुशी से बातें कर रहे थे, अमीलिया अचानक बोली, मुझे लगता है हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने चोरी छिपे कैथरीन का नाम दर्ज किया था। अगर वो नहीं होता तो हमें उसकी असली ताकत का भी पता नहीं चलती। किसी ने तुरंत सहमति जताई। सही कहा अमीलिया, हमें उस चालाक इंसान को धन्यवाद कहना चाहिए। सोचता होगा अब पछता रहा होगा। हाँ, सब हंस पड़े। लेकिन उसी समय एक कोने में खड़ा कोई व्यक्ति चुपचाप वहां से निकल गया, बिना किसी को बताए। कड़े प्रशिक्षण की वजह से हर दिन सभी नए छात्रों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। हर रात नहाने के बाद अमीलिया अपने पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखती थी। उसका कहना था, अगर मैं रात को ऐसा न करूं तो अगले दिन चल भी नहीं पाऊंगी। जब उसने कैथरीन को कुर्सी पर आराम से बैठे हुए पैर ऊपर रखकर गेम खेलते देखा तो वह और भी हैरान हो गई। कैथरीन, आज तुमने हम सब से ज्यादा मेहनत की है, फिर भी तुम्हें थकान क्यों नहीं होती? अमीलिया ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। उसने कभी कैथरीन को पैर भिगोते या शरीर को रिलैक्स करने के लिए कुछ करते नहीं देखा था। हर बार कैथरीन बस नहा धोकर सीधा गेम खेलने लगती, मानो उसे कोई थकान ही न हो। जब बाकी रूममेट सब तैयार होकर सोने चली जाती, तब कैथरीन अपना फोन बंद करके बिना किसी हिचकिचाहट के आराम करने लगती। उसी समय जब कैथरीन ने एक गेम खत्म किया तो उसने अमीलिया की आवाज सुनी और उसकी तरफ देखा। अमीलिया अपने पैरों को गर्म पानी में रखे बैठी थी, चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था और वह बार बार आह ऊह जैसी आवाजें निकाल रही थी। कैथरीन हंसे बिना नहीं रह पाई, उसकी नई रूममेट वाकई बहुत दिलचस्प थी। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, घुटने से 2 इंच नीचे वाले हिस्से पर दबाओ और पैरों के तलवों के बीच वाले हिस्से की 100 बार मालिश करो। ये तुम्हारे पैर भिगोने से ज्यादा असर करेगा। कैथरीन की बात सुनते ही अमीलिया का चेहरा खिल उठा। थैंक यू कैथरीन, उसने उत्साह से कहा। बिना आजमाए ही उसे कैथरीन की बात पर पूरा भरोसा था। इजाबेला थोड़ी दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। बियट्रस के जाने के बाद से डॉर्मिटरी का माहौल शांत और सुकून भरा था। शुरुआत में इजाबेला को लगा था कि कैथरीन बहुत हावी स्वभाव की है, क्योंकि उसने क्लास शुरू होने से पहले ही बियट्रस को डराकर भगा दिया था। पर अब कुछ दिन साथ बिताने के बाद और यह शांत वातावरण देखकर उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। कड़े प्रशिक्षण की वजह से इजाबेला के पास इन छोटी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था, लेकिन अमीलिया और कैथरीन को इतना अच्छे से घुलते मिलते देख वह थोड़ा जलन और डर महसूस करने लगी, कहीं वो दोनों उसे नजरअंदाज न कर दें। इजाबेला की सबसे बड़ी चिंता थी अकेला पड़ जाना। वो डरती थी कि अमीलिया और कैथरीन उसे अपने बीच शामिल नहीं करेगी। उसने धीरे से एक सांस भरी और सिर झुका लिया। भले ही उसकी आवाज बहुत हल्की थी, अमीलिया ने उसे सुन लिया। उसने तुरंत सिर घुमाकर कहा, बेला, कैथरीन पर भरोसा रखो। देखो वो कितनी आराम से है, जरूर कोई राज होगा इसमें। चलो तुम भी ट्राई करो। अमीलिया की उत्साही आवाज सुनकर थोड़ी संकोची इजाबेला मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं भी कर देखती हूँ। कैथरीन ये सब ध्यान से देख रही थी। भले ही अमीलिया ऊपर से निश्चिंत और मस्तीखोर लगती थी, लेकिन असल में वह दूसरों की भावनाएं बहुत बारीकी से समझ लेती थी, माहौल को हल्का बनाने में माहिर थी। जहां तक इजाबेला की बात थी, वो बहुत विनम्र और सहयोगी लगती थी, पर ये उसकी कम आत्मविश्वास का नतीजा था। वो हमेशा सोचती थी कि जब तक वो किसी से टकराए नहीं या अलग न दिखे, तब तक सब उसे पसंद करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रकृति होती है और कैथरीन किसी का निर्णय नहीं करती थी। उसके लिए कोई सही या गलत नहीं, बस अलग अलग सोचें थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शहर लॉक्सटन के एक शानदार 7 सितारा होटल की ऊपरी मंजिल पर ज़ोबा अपने नए गेम कंसोल को बार बार खोलकर जोड़ रही थी। कई बार करने के बाद वह ऊब गई और झुंझलाकर उसने कंसोल कूड़ेदान में फेंक दिया। धड़ाम, यह आवाज सुनकर विदौल, जो आंखें बंद किए आराम कर रहा था, चौंक गया। उसने देखा कूड़ेदान में पड़ा गेम कंसोल वही लिमिटेड एडिशन था जो पूरे विश्व में मुश्किल से मिलता था। वह हंस पड़ा, क्या फिजूल खर्च लड़की है।
ज़ोबा ने उसकी नजर देख ली और झपट कर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन विदोल उससे तेज था। उसने तुरंत पैर उठाकर वार को रोक लिया। लड़ाई में हारने की उम्मीद देखकर ज़ोबा ने लुढ़ककर किनारे का सोफा पकड़ लिया और शांत बैठ गई। फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोली, विदोल, मैं लीडर से कब मिल सकती हूँ? लीडर का नाम सुनते ही ज़ोबा, जो अभी तक उबी हुई थी, अचानक जोश में भर गई। विदोल उसके लगातार सवालों से परेशान हो चुका था। अगर उसने कुछ न बताया तो शायद ये लड़की उसे पागल कर देती। आखिरकार उसने अनिच्छा से कहा, कैथरीन इन दिनों शारीरिक प्रशिक्षण में व्यस्त है, उसे हमसे मिलने की फुर्सत नहीं है। फिजिकल ट्रेनिंग। ज़ोबा की आंखें चमक उठी। कहाँ चल रहा है ये प्रशिक्षण? क्या वो किसी स्पेशल फोर्स यूनिट को ट्रेन कर रही है? सुपर एस ट्रूप है ना? विदोल ने मन ही मन आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में बोला, वो किसी को ट्रेन नहीं कर रही, बल्कि खुद ट्रेन हो रही है। वाह, ज़ोबा ने आश्चर्य से कहा, यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कैथरीन को ट्रेन कर सके। कौन है वो अद्भुत इंसान? विदोल अब तंग आ चुका था। वह चिल्लाया, वो स्टाइल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण है, बेवकूफ। ज़ोबा कुछ पल के लिए हैरान रह गई, फिर बुदबुदाई, स्टाइल यूनिवर्सिटी का फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम? कैथरीन जैसी इंसान उसमें क्यों हिस्सा लेगी? ये तो बच्चों वाला अभ्यास है। ज़ोबा के मूड को भांपकर विदोल ने चुपचाप कैथरीन को संदेश भेजा। कुछ ही सेकंड में कैथरीन का फोन आया। ज़ोबा को फोन दो, कैथरीन ने कहा। विदोल ने फोन बढ़ाया, लो, कैथरीन का कॉल है। ज़ोबा की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे अचानक कोई तोहफा मिल गया हो। उसने दोनों हाथों से फोन पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, हाय कैथरीन, मैं ज़ोबा बोल रही हूँ। विदोल हंसे बिना नहीं रह सका, पर अगले ही पल ज़ोबा ने उसे जोर से लात मारी। कैथरीन ने शांत आवाज में निर्देश दिया, रोनन ने लक्ष्य का पता ढूंढ लिया है, तुम और विदोल वहां जाओ और सेफ लेकर वापस आओ। फिर किसी सुरक्षित जगह इंतजार करो, मैं वहां पहुंचूंगी। ठीक है। ज़ोबा ने तुरंत हामी भरी, चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। हर बार जब कैथरीन उससे बात करती, उसे उसकी आवाज बेहद सुरीली लगती। कॉल करते ही ज़ोबा ने अफसोस भरे स्वर में कहा, ओह, मैं कैथरीन को गुड नाइट कहना भूल गई। अगर विदोल को पता न होता कि दोनों के बीच कोई रोमांटिक बात नहीं है, तो वह सोच लेता कि ज़ोबा को कैथरीन से प्यार हो गया है। टिंग, एक संदेश आया। ज़ोबा ने उसे खोला और फोन विदोल को दिखाया। जल्दी काम पर लगो, विदोल ने उसे घूर कर कहा। अब काम याद आया। कैथरीन ने क्या कहा? ज़ोबा मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी थी। कैथरीन ने कहा कि जब हम सेफ हासिल कर लेंगे तो वो खुद हमसे मिलने आएगी। सोचो, वो हमसे मिलने आएगी, वो हमसे कितना अच्छा व्यवहार करती है। विदोल ने मन ही मन कहा, तू सच में भोली है ज़ोबा। कैथरीन इसलिए आ रही है क्योंकि वही उस सेफ को खोल सकती है, न कि हमसे मिलने के लिए। कठिन प्रशिक्षण खत्म करने के बाद कैथरीन ने जैसे ही फोन रखा, तभी एक और कॉल आ गई। बिना कॉलर आईडी देखे ही वह समझ गई कि कौन है। ब्रैंडन जानता था कि अब कैथरीन हॉस्टल में रहती है, इसलिए वह हर दिन रात के 9 बजे फोन करता, ताकि उसकी लाइट बंद होने और सोने के समय 10 बजे उसे परेशान न करे। कैथरीन ने कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से ब्रैंडन की गहरी और आकर्षक आवाज आई, सुना है आज तुमने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इनाम भी जीता। हालांकि ब्रैंडन वहां मौजूद नहीं था, फिर भी उसे स्कूल में उसकी हर बात की जानकारी होती थी। उसकी इस जानते हुए भी पूछने वाली बात पर कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है ना? हाँ, ब्रैंडन हल्के से हंसा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। क्या तुम नाराज हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। उसकी आवाज में एक झिझक और सावधानी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि डंकन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और रेड स्टार के प्रमुख जैसे व्यक्ति किसी लड़की के सामने इतने विनम्र हो सकते हैं। असल में वह कैथरीन की बहुत परवाह करता था, इसलिए डरता था कि कहीं वह नाराज न हो जाए। अगर वो उससे दूर चली जाती तो ब्रैंडन के लिए जिंदगी बेकार हो जाती। इसलिए वह हमेशा बहुत सोच समझकर उससे बात करता था। कैथरीन उसकी मनस्थिति समझ गई और हल्के से हंस पड़ी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, इतनी डरने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या तुम परसों फिजिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वापस आओगे? अगला दिन प्रशिक्षण का आखिरी दिन था और परसों सुबह समापन समारोह होना था। स्कूल ने इसके बाद 2 दिन की छुट्टी रखी थी ताकि छात्र आराम कर सकें। ब्रैंडन को अब पछतावा हो रहा था कि उसने कैथरीन को हॉस्टल भेजा। उसे अब लगता था कि उसे किसी ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए था जहां वह रोज घर लौट सके। वो लॉक्सटन में रहते हुए भी कैथरीन को कम ही देख पाता था। ये सोचकर कैथरीन को भी थोड़ी ग्लानि हुई। पिछले आधे महीने से ब्रैंडन उसके लिए कासियर और लॉक्सटन के बीच आते जाते थक गया था, ऊपर से उसे अपने काम भी संभालने थे। अब 2 दिन की छुट्टी आने वाली थी तो कैथरीन भी आराम करना चाहती थी। ठीक है, उसने कहा, समापन समारोह खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। कैथरीन के ये कहते ही ब्रैंडन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो परसों की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उनकी बातचीत धीरे धीरे आधे घंटे तक चलती रही, जबकि दोनों ही स्वभाव से बहुत कम बोलने वाले थे। आखिर में कैथरीन ने देखा कि सबको आराम करना है तो बोली, सोने का समय हो गया, परसों मिलते हैं। ब्रैंडन की आवाज में वही कोमलता थी जो सिर्फ कैथरीन के लिए थी। ठीक है, अगर कुछ जरूरत हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
लॉक्सटन में स्थित डंकन परिवार का पुश्तैनी घर 100 साल पुराना था। हालांकि परिवार के लोग बाद में कासियत चले गए, फिर भी यह संपत्ति आज तक संभाल कर रखी गई थी। हर पीढ़ी ने इस हवेली की मरम्मत और देखभाल की, इसलिए यह अब भी बेहतरीन स्थिति में थी। समय के साथ यह इलाका लॉक्सटन का सबसे महंगा और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट जोन बन गया था, भीड़ भाड़ के बीच एक शांत जगह। जब भी ब्रैंडन को स्टायर यूनिवर्सिटी आना होता, वह यहीं काम करता था। बाहरी दुनिया को लगता था कि रेड स्टार का मुख्यालय लॉक्सटन के किसी ऊंचे दफ्तर में है, पर वास्तव में वह इसी पुश्तैनी घर में था। पैक्सटन ताज़ा जानकारी लेकर पास ही खड़ा था। जैसे ही ब्रैंडन ने कॉल काटी, वह सावधानी से आगे बढ़ा। बॉस, हमने उन अपराधियों का पता लगा लिया है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि वे रेक्सनहाइम के हैं, लेकिन हमारे पिछले अनुभव के अनुसार वही लोग होंगे। उन्हें अब तिजोरी के अंदर क्या है, इसका अंदाजा लग गया है, इसलिए वे बहुत सतर्क हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा हैकर अलायंस भी इसमें शामिल है। सुना है उन्होंने 2 वरिष्ठ सदस्यों को खुद कार्रवाई के लिए भेजा है। ब्रैंडन ने जानकारी पर नजर डाली, आंखें सनकरी हो गईं। वह जानता था कि उस तिजोरी में क्या था और वह कितना महत्वपूर्ण था। फ्रांसिस और बाकी टीम को यहाँ बुलाओ, उसने आदेश दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन इसमें शामिल है, मैं सिर्फ नतीजा चाहता हूँ। पैक्सटन ने तुरंत सिर झुकाया। जी बॉस, अभी बताता हूँ। अध्ययन कक्ष से निकलते समय पैक्सटन की मुलाकात कालो से हुई, जो थका हुआ सा चल रहा था। डंकन कॉर्पोरेशन का लॉक्सटन में स्थानांतरण एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बहुत जनशक्ति की जरूरत थी। पैक्सटन ने पहले ही अनुरोध किया था कि कालो को मदद के लिए लॉक्सटन भेजा जाए। 1 हफ्ते से लगातार ओवरटाइम करते करते कालो की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। पैक्सटन, ये सब कब खत्म होगा, उसने थक कर कहा। पैक्सटन ने सहानुभूति से उसका कंधा थपथपाया। जल्द ही, बॉस ने फ्रांसिस और टीम को बुला लिया है। वे आ जाएंगे तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। कालो का चेहरा चमक उठा। ये तो बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था काम का अंत ही नहीं है। बॉस वाकई बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे पैक्सटन, क्या तुम्हें नहीं लगता बॉस ने सारा बिजनेस लॉक्सटन लाने का फैसला सिर्फ कैथरीन के पास रहने के लिए किया है? क्या मिस्टर डंकन को इससे कोई ऐतराज नहीं हुआ? कालो को यकीन था कि ब्रैंडन ने यह बात अपने दादाजी से छिपाई होगी, वरना अब तक काफी हंगामा हो चुका होता। पैक्सटन ने कालो को घूरते हुए कहा, कालो, तुम वाकई बहुत भोले हो। कालो को उसकी बात बुरी लगी। वह पास आकर बोला, इसका क्या मतलब है? जरा साफ साफ बताओ। पैक्सटन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मिस्टर डंकन की मंजूरी नहीं होती तो इतना बड़ा फैसला मुमकिन ही नहीं था। वो कैथरीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो पूरी डंकन कॉर्पोरेशन भी उसे तोहफे में दे दें। कालो का मुंह खुला का खुला रह गया। सच में? और क्या झूठ बोलूंगा तुमसे, पैक्सटन ने तिरस्कार से कहा। कालो ने सोचते हुए कहा, कैथरीन तो सच में कमाल की है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मिस्टर डंकन उन्हें इतना पसंद करते हैं। शानदार। कालो को खुश होकर बड़बड़ाते देख पैक्सटन ने माथा पकड़ लिया। वह जानता था कि दोनों भाइयों में खून का रिश्ता जरूर है, लेकिन दिमाग के स्तर पर फर्क साफ था। कुछ चीजें वाकई जीन से बदलती नहीं हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के समापन समारोह का दिन पलक झपकते ही आ गया। सभी नए छात्र छात्राएं नई ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में सजे हुए थे, जोश से कदम मिलाते हुए झंडों से सजे मंच के सामने परेड कर रहे थे। समारोह के समाप्त होते ही उनका फिजिकल ट्रेनिंग का सफर भी खत्म हो गया। लंबे और थकाऊ प्रशिक्षण से गुजरने के बाद अब सबके मन में बस यही था कि जल्दी से यह खत्म हो जाए। लेकिन जब वास्तव में अंत का समय आया तो सबको एक अजीब सी उदासी घेरने लगी। 15 दिनों तक साथ रहने के बाद अब ट्रेनर के जाने का ख्याल सबके दिल पर भारी पड़ रहा था। अमीलिया ने अपना पोलारोइड कैमरा निकाला और हाथ उठाकर बोली, चलो सब लोग ट्रेनर्स के साथ एक ग्रुप फोटो लेते हैं। आमतौर पर सख्त रहने वाले ट्रेनर्स भी इस पल में काफी मिलनसार लग रहे थे। वे छात्रों की हर फरमाइश पूरी कर रहे थे। कई लड़कियों ने अपने पसंदीदा ट्रेनर के साथ अलग अलग फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई और अमीलिया सबकी मदद कर रही थी। समापन समारोह के बाद ट्रेनर्स को सिर्फ 10 मिनट में स्टायर यूनिवर्सिटी छोड़ना था। फौजी आदेश बहुत सख्त होते हैं, 1 सेकंड की भी ढील नहीं। छात्र तेजी से उनके पास भागे ताकि आखिरी बार उनसे मिल सकें। उसी बीच मुस्कुराते हुए एक ट्रेनर अमीलिया के पास आया। अमीलिया चौंक गई। उसे लगा शायद ट्रेनर उसे डांटने आ रहा है, लेकिन इसके बजाय ट्रेनर ने पास खड़ी कैथरीन की ओर इशारा किया। क्या तुम मेरी और उसकी एक फोटो खींच सकती हो? चारों तरफ खुशियों की आवाज गूंज उठी। सभी छात्रों ने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह ट्रेनर कैथरीन को बाकी सबसे थोड़ा अलग मानता है, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्टर वाली पहचान की वजह से किसी ने कुछ कहा नहीं था। अब जब उसने खुद कैथरीन के साथ फोटो लेने की बात की तो सबने इसे लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सर, कहीं आपको कैथरीन पसंद तो नहीं आ गई? बिल्कुल सर, आप तो बहुत हैंडसम हैं, हमसे बस 3-4 साल बड़े होंगे। अगर सच में दिलचस्पी है तो क्या बुरा है, आप दोनों साथ में तो परफेक्ट लग रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही जोड़ी। इन बातों से ट्रेनर झेप गया। अगर उसकी त्वचा धूप से तपी हुई न होती तो शायद चेहरा लाल पड़ जाता। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ ट्रेनर और ट्रेनी का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन असल में कौन ट्रेनर था और कौन ट्रेनी, ये सिर्फ वही जानता था।
वो आगे बोला, मैं बस इसलिए उसके साथ फोटो लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत सराहता हूँ। वो अब तक की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है जिसे मैंने देखा है, चाहे शूटिंग हो या फिटनेस, वह लाजवाब है। उसकी तारीफ सुनकर माहौल बदल गया। सभी छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। कैथरीन सच में अद्भुत थी। आखिर कोई लुई सुपर कैथरीन नहीं कहलाता। स्टाइल यूनिवर्सिटी में आने वाले हर छात्र अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन कैथरीन के सामने सबको मानना पड़ता कि वो उनसे आगे है। ट्रेनर कैथरीन के पास आया और उसे गौर से देखा। कैथरीन ने हाथ जेब में डाले आत्मविश्वास से खड़ी होकर एक कूल पोज लिया। ट्रेनर ने उत्साहित फैन की तरह पास जाकर खड़ा हो गया। अमीलिया ने देखा कि दोनों तैयार हैं, तो उसने कैमरे का शटर दबाया। क्लिक। फोटो धीरे धीरे कैमरे से बाहर निकली। अमीलिया ने मुस्कुराते हुए फोटो ट्रेनर को दी। सर, ये लीजिए। डिलन ट्रेनर का नाम ने फोटो ली और मुस्कुराते हुए बोला, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी झिझक भरी तारीफ पर सब हंस पड़े। वह फोटो को ध्यान से मोड़कर अपनी जैकेट की जेब में रखता है, फिर कैथरीन की ओर सच्चे सम्मान से देखता है। कैथरीन ने भी हल्का सा सिर हिलाया। वह जानती थी कि डिलन की बातों में सच्चाई थी। वह वास्तव में उसकी काबिलियत की प्रशंसा करता था। दोस्तों, जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ, कहकर डिलन जल्दी से वहां से निकल गया। किसी ने उसकी जल्दी को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच अमीलिया अपने बैग की ओर दौड़ी ताकि कैमरे की बैटरी बदल सके। उसे भागते हुए देखकर कैथरीन ने कहा, बैटरी बदलने की जरूरत नहीं है। अमीलिया रुकी और उलझन में बोली, मतलब? कैथरीन ने कहा, मतलब अब हम हॉस्टल वापस चल सकते हैं। अमीलिया ठिठक गई, फिर अचानक बोली, क्या यानी ट्रेनर जा चुका है? उसने जाने के लिए इतना बोरिंग बहाना बनाया। उसकी आवाज सुनकर बाकी छात्र भी इकट्ठे हो गए। कुछ को कैथरीन की बात पर यकीन नहीं हुआ तो वे जाकर देखने लगे, लेकिन उन्हें बस जाते हुए बस का पिछला हिस्सा दिखा। ट्रेनर्स का हॉस्टल अब खाली था। कई छात्रों को अफसोस हुआ कि वे अलविदा नहीं कह पाए। कुछ ने नाराज होकर कहा, कैथरीन, अगर तुम्हें पता था कि ट्रेनर जा रहे हैं तो हमें बताया क्यों नहीं? कम से कम हम गुड बाय तो कह सकते थे। मैं तो उनके साथ फोटो भी नहीं खींचवा पाई। हाँ, कितना अफसोस है। माहौल थोड़ा गर्म हो गया। ये देखकर अमीलिया ने धीरे से कैथरीन की बांह खींची, यह इशारा करते हुए कि कुछ समझा दो। कैथरीन चुप रहना चाहती थी, लेकिन अमीलिया के संकेत पर उसने बोला, वो 10 मिनट सिर्फ तुम्हारे अलविदा कहने के लिए थे। फौजी अनुशासन होता है, उसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। उसकी बात सख्त थी, लेकिन सच भी। स्कूल ने उन्हें समय दिया था, लेकिन सैनिकों का नियम आम लोगों से अलग होता है। जहां आम लोग भावनाओं में बहकर विदाई देते हैं, वहीं सैनिकों को आदेश का पालन करना होता है, चाहे वह 1 सेकंड की बात ही क्यों न हो। धीरे धीरे सबने बात समझ ली, हालांकि उदासी अब भी बाकी थी। समारोह खत्म होने के बाद सब अपने अपने हॉस्टल लौट गए। प्रशिक्षण समाप्त होने की खुशी में अमीलिया बहुत उत्साहित थी। वह बोली, कैथरीन, चलो आज शाम तीनों मिलकर डिनर करते हैं, प्राइवेट रूम बुक करते हैं, क्या कहती हो? फिर उसने जोड़ा, अगर चाहो तो रोनन को भी बुला लो। कैथरीन ने सिर हिलाया, नहीं, आज नहीं, मुझे कुछ काम है, आज रात हॉस्टल नहीं लौटूंगी। ये कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई। उसे अभी अभी संदेश मिला था कि ब्रैंडन उसके इंतजार में गेट पर खड़ा है। अमीलिया ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा और धीरे से बोली, कैथरीन सच में बहुत व्यस्त रहती है। कैथरीन जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंची, उसने देखा कि प्रवेश द्वार पर एक परिचित चेहरा उसका इंतजार कर रहा था। ब्रैंडन जानता था कि कैथरीन स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं चाहती थी, इसलिए जब भी वो उससे मिलने आता, वह हमेशा अपनी कार स्टाइल यूनिवर्सिटी के बाहर या किसी दूर वाली गली में पार्क करता और फिर पैदल चलकर अंदर आता। वो गर्मियों का मौसम था, धूप इतनी तेज थी कि जमीन झुलस रही थी। ब्रैंडन स्कूल के गेट के पास पेड़ों की छाया में खड़ा था। सफेद शर्ट में उसका व्यक्तित्व और भी निखर रहा था। कपड़े उसके शरीर पर सटीक फिट थे, जिससे उसका सधा हुआ शरीर साफ झलक रहा था। उसने साधारण काले पैंट पहने थे, लेकिन उनकी फिटिंग इतनी बेहतरीन थी कि उसके लंबे पैर और भी सीधे और आकर्षक लग रहे थे। दूर से देखने पर वह किसी कैंपस हीरो की तरह लगता था, हैंडसम, शांत और आत्मविश्वासी। वहां से गुजरती लड़कियां बार बार उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। लेकिन ब्रैंडन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न गर्मजोशी। फिर जब उसकी नजर उस जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी, कैथरीन पर, तो उसकी आंखों का सारा ठंडापन पिघल गया। अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे तारों की रोशनी झिलमिला उठी हो। उसकी इस हल्की सी भावनात्मक बदलाहट से वहां मौजूद लड़कियां चीख उठीं। कैथरीन तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और जैसे ही पास पहुंची, ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। आसपास बहुत लोग देख रहे थे, इसलिए ब्रैंडन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कैथरीन ने झुंझलाते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। ब्रैंडन हल्का मुस्कुराया और उसे वहां से ले गया। जैसे ही वे मुख्य सड़क से हटे, भीड़ का ध्यान उनसे हट गया। धीरे धीरे चलते हुए ब्रैंडन ने पूछा, कहीं जाना चाहती हो? कैथरीन ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया, नहीं, बस वापस चलो, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उसके थके चेहरे को देखकर ब्रैंडन झुक गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कैथरीन ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? ब्रैंडन ने अपने कंधे पर थपकी दी, चढ़ो, मैं तुम्हें पीठ पर लेकर चलता हूँ।
उनका घर वहां से करीब 400 गज दूर था। पैदल चलने में 5 मिनट भी नहीं लगते, फिर भी ब्रैंडन उसे उठाकर ले जाना चाहता था। कैथरीन ने उसे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण समझा, लेकिन फिर भी वह उसकी पीठ पर चढ़ गई। ब्रैंडन तुरंत खड़ा हो गया। कैथरीन लंबी थी लेकिन बहुत हल्की, इसलिए उसे उठाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। कुछ देर बाद ब्रैंडन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम फिर से हल्की क्यों हो गई हो? कैथरीन चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि ब्रैंडन इतनी छोटी बात भी नोटिस करेगा। मैं रोज अच्छा खाती हूँ, शायद ट्रेनिंग की थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। अमीलिया ने भी कहा था कि उसका वजन कम हुआ है। ब्रैंडन को पता था कि अमीलिया कैथरीन की नई रूममेट है, बातूनी और हमेशा उत्साही। वह बोला, अगली बार अमीलिया को भी साथ में खाना खाने बुलाते हैं। कैथरीन ने भौहें चढ़ाई, उसे क्यों बुलाना है? ब्रैंडन ने सीधा जवाब दिया, वो तुम्हारी रूममेट है, कम से कम उससे मिलकर उसका धन्यवाद तो कर सकता हूँ। असल में ये ट्रस्टन का सुझाव था। उसने कहा था कि अगर किसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड खुश रखनी है तो पहले उसकी रूममेट्स को खुश रखो। ब्रैंडन को ये कॉलेज का रोल थोड़ा बच्चों वाला लगा, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कॉलेज बॉयफ्रेंड होने का अनुभव क्यों न ले लिया जाए। कैथरीन ने बस सिर हिलाया, ठीक है। शाम को दोनों ने साथ में खाना खाया। ब्रैंडन ने उसे ज्यादा खाने के लिए मजबूर किया, ये कहकर कि वो बहुत दुबली हो गई है। खाने के बाद उसने उसे फल भी खिलाया, फिर जाकर उसे आराम करने दिया। कैथरीन ने नहाने के बाद ढीला ढाला नाइटगाउन पहना और सोफे पर फैल गई। उसकी लंबी टांगें आराम से टेबल पर रखी थीं। ब्रैंडन जब कमरे में आया तो एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि उसे खुद पर काबू रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कैथरीन के बाल अभी भी गीले हैं, उसकी सारी गर्माहट गायब हो गई। वह चुपचाप ड्रॉअर से हेयर ड्रायर निकाल लाया और उसके पास बैठ गया। कैथरीन ने उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले उसका सिर ब्रैंडन की गोद में रख दिया। वो उसके बाल सुखाने लगा और धीमे स्वर में बोला, अगली बार बाल धोने के बाद ऐसे मत बैठना, वरना सिर दर्द होगा। कैथरीन ने मन ही मन सोचा, तुम खुद कभी बाल नहीं सुखाते और मुझे समझा रहे हो। क्या बात है दोहरे मापदंडों की। ब्रैंडन की उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे चल रही थीं और कैथरीन को इतना आराम महसूस हुआ कि उसकी आंखें बंद हो गईं। ब्रैंडन ने हेयर ड्रायर बंद किया, झुककर उसके माथे पर एक हल्का चुंबन दिया। लेकिन अगले ही पल कैथरीन ने आंखें खोली। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके होंठ सीधे ब्रैंडन के होंठों से टकराए। ब्रैंडन पहले तो कुछ झिझका, उसे लगा कैथरीन थकी हुई है, लेकिन फिर उसने अपने अंदर उमड़ती भावना को रोकना छोड़ दिया और उसे अपने आलिंगन में ले लिया। देर रात लॉक्सटन के बाहरी इलाके में ज़ोबा और विदॉल ने एक काले एसयूवी को एक पुराने फैक्ट्री के सामने ऊंची घास में छिपाकर पार्क किया। वह फैक्ट्री कई सालों से वीरान पड़ी थी और वहां की घास इंसान से भी ऊंची हो चुकी थी, जिससे वह जगह आसानी से दिखाई नहीं देती थी। हालांकि उस क्षेत्र में बहुत कम लोग आते थे, इसलिए अगर कोई अचानक वहां दिख जाए तो ध्यान आकर्षित होना तय था। विदॉल ने तय किया कि गाड़ी यहीं छोड़कर वह अंधेरे में अंदर घुसेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, ज़ोबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जाऊंगी, तुम निगरानी रखो, विदॉल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। पक्का? ज़ोबा ने बिना सोचे सिर हिलाया। वह सिर्फ टीम लीडर को प्रभावित करना नहीं चाहती थी, उसे पता था कि यह मिशन उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। उसका शरीर छोटा और फुर्तीला था, इसलिए दुश्मन के लिए उसे पहचानना मुश्किल था, भले ही उसकी लड़ाई की क्षमता विदॉल जितनी न हो। लॉक्सटन उनकी सीमा में नहीं आता था, इसलिए यहाँ कोई शोर मचाना ठीक नहीं था। बुद्धिमानी से काम लेना जरूरी था। विदॉल ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और कुछ कहे बिना बस एक चेतावनी दी। याद रखना, अगर मैं पीछे हटो कहूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुरंत पीछे हट जाना, समझी? अगर ज़ोबा को कुछ हो गया तो वह कैथरीन का सामना कभी नहीं कर पाएगा। कैथरीन के लिए इंसान हमेशा मिशन से ज्यादा अहम था। ज़ोबा ने बिना बहस किए सिर हिलाया, अपनी टोपी नीचे की और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जब उसने टोपी नीचे की तो विदॉल को एक पल के लिए लगा जैसे वह कैथरीन को देख रहा हो। उसके कठोर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ज़ोबा ने तेजी से फैक्ट्री की छत पर छलांग लगाई। उसके उतरने की आवाज बिल्ली से भी हल्की थी। अंदर चारों ओर सन्नाटा था, कोई हलचल नहीं। अगर उसे संगठन की जानकारी पर भरोसा न होता तो वह सोचती कि उसे धोखा दिया गया है। विदॉल ने निगरानी उपकरण से भी वही देखा। ये फैक्ट्री पिछली सदी में बने एक रासायनिक संयंत्र का अवशेष थी, जिसे भूतिया अफवाहों और दूरदराज इलाके के कारण बंद कर दिया गया था। अंदर कुछ हिस्से अभी भी सील थे। विदॉल ने वॉकी ईयरपीस के जरिए ज़ोबा को सटीक स्थान भेज दिए। इन जगहों को जांचो। ज़ोबा ने अपने हाथ में पकड़े ट्रैकर को देखा। यह उनकी टीम की नवीनतम तकनीक थी, जिसे कैथरीन ने डिजाइन किया था, और इसकी सटीकता बेहद उच्च थी। विदॉल ने स्थान बताया, चाहे वह 3 मंजिल नीचे भी हो, तुम ढूंढ लोगी। समझ गई, सावधान रहना, विदॉल ने कहा। ज़ोबा चुपचाप नीचे उतरी और एक गुप्त रास्ते से उस दिशा में बढ़ी। रास्ते के अंत में उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। आखिर ये लोग यहीं छिपे थे। इतने गहरे और बंद स्थान में छिपना ही कारण था कि उन्हें पकड़ने में इतना समय लगा। लेकिन अब बचना नामुमकिन था। उसने ईयरपीस को हल्के से छुआ। विदॉल, निगरानी बनाए रखना, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, विदॉल की भारी आवाज ने ज़ोबा को भरोसा दिया।
वह सावधानी से आगे बढ़ी, हथियार निकालने ही वाली थी कि अचानक विदौल की आवाज आई। रुको। ज़ोबा तुरंत थम गई, चेहरे पर सतर्कता लौट आई। ज़ोबा, अंदर कुछ गड़बड़ है, अभी पीछे हटो। उसकी आवाज में बेचैनी थी। ज़ोबा ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। विदौल बोला, अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, कुछ गलत है, अभी पीछे हटो। इंफ्रारेड डिवाइस से उसे अंदर लोगों की संख्या अचानक बढ़ती दिखी। जो सूचना उन्हें मिली थी उससे मेल नहीं खाती थी, इसलिए उसने ज़ोबा को जोखिम न लेने की चेतावनी दी। लेकिन ज़ोबा ने जिद की, मुझे एक बार और देख लेने दो, अगर सच में खतरा हुआ तो पीछे हट जाऊंगी। वह इतनी मेहनत से इन लोगों तक पहुंची थी, अब पीछे हटना उसे मंजूर नहीं था। चाहे कैथरीन के लिए हो या देश के लिए, वह असफल नहीं होना चाहती थी। जब विदौल ने लगातार सिग्नल भेजे तो वह चिढ़ गई और ईयरपीस निकाल दिया। अब पूरी तरह अकेली, उसने और भी सतर्कता बरती। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह एक कदम पीछे हटी। धाएं, गोली उसके माथे के पास से गुजरी, बस इंचों की दूरी पर। दुश्मन ने बिना झिझक फायर किया। ज़ोबा ने भी जवाब में हथियार निकाला और हमला शुरू कर दिया। उसने कुछ ही वार में दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। जिन लोगों को वह ढूंढ रही थी वे पहले से ही किसी और के कब्जे में थे। कोई दूसरी टीम उनसे पहले पहुंच चुकी थी और सेफ ले जा चुकी थी। ज़ोबा ने उन नकाबपोश लोगों को घूरते हुए कहा, सेफ सौंप दो तो जिंदगी बख्श दूंगी। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी औकात नहीं है। ज़ोबा ने झपट्टा मारा और लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में दुश्मन ने उसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही उसकी एक किक लगी, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। कुछ देर में सब उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। उसी दौरान एक तेज वार उसकी ओर आया। उसने मुश्किल से बचाव किया, लेकिन उसकी बांह पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह लड़ाई जारी रखी तो जिंदा नहीं बचेगी। दुश्मनों ने रणनीति बदल दी। अब वे उसे मारना नहीं चाहते थे, बल्कि जिंदा पकड़ना चाहते थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, पूरे कमरे में धुआं भर गया। किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वह समझ गई मदद पहुंच चुकी है। वह चिल्लाई, विदौल। विदौल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक हाथ से ज़ोबा की कमर थामी और तेजी से उसे बाहर खींच लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सन्नाटे को अचानक फोन की घंटी ने तोड़ दिया। कैथरीन की नींद खुल गई। उसकी आंखें तुरंत खुली, ठंडी पर चमकदार। क्या हुआ? उसकी भारी आवाज में आदेश झलक रहा था। स्थिति समझते ही उसने संक्षेप में कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। वह जाने को ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर थाम ली। तभी उसे याद आया, अब वह अकेली नहीं थी। उसके चेहरे की कठोरता पिघल गई और उसने पीछे मुड़कर हल्के से मुस्कुराते हुए ब्रैंडन की ओर देखा। मुझे बाहर जाना होगा, एक जरूरी काम है।